कभी सोचा है कि स्मार्ट से स्मार्ट लोग भी कभी-कभी एकदम बेवकूफों वाले फैसले क्यों ले लेते हैं? जानते सब हैं पर फिर भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास शेन पैरिश की किताब क्लियर थिंकिंग पर आधारित एक बहुत ही कमाल का विश्लेषण है जो खुद एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट की शक्ल में है। तो आज हमारा मिशन है इस विश्लेषण की परतों को खोलना और ये समझना कि ये साफ सोच या क्लियर थिंकिंग आखिर है क्या चीज और क्यों ये हीरे की तरह दुर्लभ है। बिल्कुल, और आज की बातचीत इसी किताब के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि हम अपने रोजमर्रा के फैसलों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उन्हें बेहतर कैसे बना सकते हैं और उन छिपी हुई ताकतों को कैसे पहचान सकते हैं जो अनजाने में हमें कंट्रोल कर रही हैं। ये एक ऐसी बातचीत है जो शायद थोड़ी असहज हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी है। आपने असहज शब्द का इस्तेमाल किया और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि इस स्रोत को पढ़ते हुए सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो यही थी कि ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग या फील गुड किताब नहीं है। ये तो एक तरह से आईना दिखाती है, आपको बेनकाब करती है। ये एहसास इतना डराने वाला क्यों हो सकता है? बेनकाब होने का मतलब यहाँ ये है कि ये किताब हमारे सबसे बड़े भ्रम को तोड़ती है। हम सब ये मानना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, कि हमारे फैसले तर्क और सोच विचार पर आधारित हैं। लेकिन पैरिश कहते हैं कि ये सच नहीं है। उनके मुताबिक हमारे ज्यादातर फैसले असल में भेस में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होते हैं। भेस में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं? जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा दिल या हमारी भावनाएं पहले ही तय कर लेती हैं कि क्या करना है, और फिर हमारा दिमाग एक वकील की तरह उस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क और सबूत ढूंढने लगता है। अच्छा, तो दिमाग जज नहीं है, वकील है। बिल्कुल, और ये विचार डरावना इसलिए है क्योंकि ये हमसे हमारा कंट्रोल छीन लेता है। हमें लगता है कि हम सोच समझकर गाड़ी चला रहे हैं, जबकि असल में हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारा लालच, ये सब बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, और ज्यादातर समय तो स्टीयरिंग व्हील भी उन्हीं के हाथ में होता है। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। तो अगर हमारे दिमाग पर हमारी भावनाओं का इतना कब्जा है, तो फिर क्लियर थिंकिंग का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम रोबोट बन जाएं, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। पैरिश के अनुसार क्लियर थिंकिंग का मतलब ज्यादा ज्ञान या इंटेलिजेंस जोड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है मूर्खता को हटाना। मूर्खता को हटाना? हाँ, अपने फैसलों में होने वाली गलतियों को कम करना। दूसरे शब्दों में, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने ब्लाइंड स्पॉट्स, यानी उन अंधेरे कोनों को पहचानना जहां हमारी भावनाएं और हमारे पूर्वाग्रह छिपे बैठे हैं, और उन पर टॉर्च की रोशनी डालना। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। हम हमेशा कुछ नया सीखने की, कुछ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ हटाने की हो रही है, मूर्खता को हटाना। तो ये मूर्खता आती कहाँ से है? और यही इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत साफ कहता है कि हमारी ज्यादातर असफलताएं जानकारी की कमी की वजह से नहीं होती, वे होती हैं 4 बहुत ही बुनियादी इंसानी कमजोरियों की वजह से। पैरिश इन्हें असफलता के 4 घुड़सवार कहते हैं: अहंकार, भय, लालच और अधीरता। अहंकार, भय, लालच और अधीरता, ये तो किसी फिल्म के विलन जैसे लगते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। अहंकार, वो कैसे हमारे फैसलों को खराब करता है? अहंकार वो सबसे खतरनाक है। ये हमें ये मानने ही नहीं देता कि हम गलत हो सकते हैं। सोचिए, एक मैनेजर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 6 महीने बाद सारे आंकड़े दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये उसका प्रोजेक्ट था, उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देगा। वो और पैसा और समय झोंकता रहेगा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सही था। ये अहंकार है जो एक छोटी गलती को एक बड़ी तबाही में बदल देता है। मैं इसे पूरी तरह समझ सकती हूँ। और अधीरता के बारे में क्या? ये तो आजकल की दुनिया में एक आम समस्या है। अधीरता यानी तुरंत नतीजे की चाहत। ऑनलाइन शॉपिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमें कोई चीज पसंद आती है और हमारा दिमाग चिल्लाता है, अभी खरीदो। हम 24 घंटे रुककर ये सोचने के बजाय कि क्या हमें इसकी सच में जरूरत है, तुरंत खरीद लेते हैं। हाँ, ये अधीरता है। इसी तरह हम निवेश में, रिश्तों में, करियर में, हर जगह जल्दी नतीजे चाहते हैं और इसी चक्कर में गलत फैसले कर बैठते हैं। हम उस फल को पकने का समय ही नहीं देते जो इंतजार करने से मिलता। सही बात है। तो ये चारों, अहंकार, भय, लालच और अधीरता, ये वो अदृश्य शक्तियां हैं जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है, जो हमें पर्दे के पीछे से नियंत्रित करती हैं। बिल्कुल, और पैरिश इन्हें मनोवैज्ञानिक जाल कहते हैं।
ये ऐसे फंदे हैं जो हमने खुद अपने लिए लगाए हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे दूसरों को अच्छा दिखने या उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई काम करना, ये एक जाल है। या फिर किसी मुश्किल बातचीत या फैसले की असहजता से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेना। और भीड़ के साथ चलना, ये तो सबसे बड़ा जाल है। किसी मीटिंग में आपको लगता है कि कंपनी की नई स्ट्रैटेजी में दम नहीं है, लेकिन जब आपके बॉस समेत सब लोग सिर हिला रहे होते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। अकेले खड़े होने का डर हमें गलत चीजों पर भी सहमत करा देता है। एकदम सही। और यहीं पर स्रोत की एक बहुत ही पावरफुल लाइन आती है, यदि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं तो कोई और करेगा। वाह। चाहे वो आपका बॉस हो, समाज हो, विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां हो या कोई नेता हो। अगर आपके अंदर खाली जगह है तो कोई और उसे भर देगा। ये एक बहुत दमदार बात है। ऐसा लगता है जैसे हम कठपुतलियां हैं। तो सवाल उठता है कि हम इन धागों को कैसे काटें? अगर ये जाल इतने महीन हैं, तो क्या इन्हें पहचानने और इनसे बाहर निकलने का कोई व्यावहारिक तरीका है? कोई सर्किट ब्रेकर? हाँ, और समाधान सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। लेकिन सरल होने का मतलब आसान होना नहीं है। समाधान है रुकना, एक ठहराव। पेरिस एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। किसी भी घटना यानी उत्तेजना और उस पर हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है। उसी जगह में हमारी असली शक्ति छिपी होती है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान ही वो जगह है जहां शक्ति रहती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? मेरा मतलब है, किसी दबाव वाली स्थिति में जब आपसे तुरंत जवाब की उम्मीद की जा रही हो, तो क्या इस ठहराव को हिचकिचाहट या कमजोरी समझने का खतरा नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहाँ रुकने का मतलब घंटों के लिए ध्यान में बैठना नहीं है। ये सिर्फ कुछ सेकंड का हो सकता है। ये बाहरी तौर पर दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रिया है। पेरिशेगी इसके लिए 4 कदम बताते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जो आपसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मांगे, तो ये करें। 1, रुकें, बस एक गहरी सांस लें, कुछ ना करें। 2, एक कदम पीछे हटें, स्थिति को ऐसे देखें जैसे ये आपके साथ नहीं, किसी और के साथ हो रहा है। अच्छा, एक दूरी बनाना। हाँ, इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव नजरिया मिलेगा। 3, भावनाओं को हटाएं, गुस्से, डर, उत्साह को पहचानें और उन्हें एक पल के लिए साइड में रख दें। और 4, जो सबसे जरूरी है, खुद से पूछें, एक शांत, तर्कसंगत और बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थिति में क्या करेगा? सिर्फ ये एक सवाल, एक शांत और तर्कसंगत व्यक्ति क्या करेगा, ये अपने आप में बहुत कुछ बदल सकता है। ये आपको आपके भावनात्मक मैं से निकालकर आपके तार्किक मैं के पास ले जाता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि सिर्फ ये एक ठहराव और ये एक सवाल ही आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि ये आपको अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है और कंट्रोल वापस आपके हाथों में देता है। आप एक रिएक्ट करने वाले इंसान से एक सोचने समझने वाले इंसान बन जाते हैं। अगर ये इतना ही शक्तिशाली है, तो यहाँ मेरा व्यवहारिक दिमाग फिर से एक सवाल पूछ रहा है, अगर ये एक सुपर पावर की तरह है, तो हर कोई सुपर हीरो क्यों नहीं बन जाता? ज्यादातर लोग इन विचारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सरल है पर आसान नहीं है। स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताता है। पहला, स्पष्ट सोच के लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए। हर बार रुकना, सोचना, भावनाओं को अलग करना, ये जिम जाने जैसा है। सबको पता है फायदेमंद है, पर रोजाना करते बहुत कम लोग हैं। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए। और दूसरा कारण शायद आज की दुनिया से जुड़ा है। हाँ, दूसरा कारण ये है कि ये प्रक्रिया उबाऊ और धीमी है। हमें अमेज़न से 1 दिन में डिलीवरी चाहिए, हमें 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट चाहिए। हम तेज डोपामाइन के आदी हो चुके हैं। रुकना और सोचना धीमा काम है, यह हमें तत्काल संतुष्टि नहीं देता। यह एक किताब पढ़ने जैसा है, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ रील स्क्रॉल करना चाहते हैं। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे गहरा और सबसे मुश्किल है, तीसरा कारण है कि यह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है। जब हम रुककर सोचते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखती हैं, अपने पूर्वाग्रह दिखते हैं। यह दिखता है कि हम कितने गलत थे, और अपने आप को गलत मानना अहंकार के लिए सबसे मुश्किल काम है। वही बात आईने वाली। हाँ, तो जैसा आपने पहले कहा था, ये किताब एक आईना है, और ज्यादातर लोग आईने में देखकर ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनके चेहरे पे दाग है। इसीलिए स्रोत कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें सत्यापन चाहिए, जिन्हें ये सुनना है कि वो कितने सही हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सच में बेहतर नतीजे चाहते हैं, भले इसके लिए उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़े।
तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए इसे और साफ करते हैं। आपके हिसाब से वो कौन है जिसे आज रात ही ये किताब उठा लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये किताब उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक खास मोड़ पर है। वो इंसान जो काबिल है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो जो देख रहा है कि वो एक ही तरह की गलती बार बार दोहरा रहा है, चाहे वो गलत नौकरी चुनना हो, गलत रिश्ते में रहना हो या पैसे से जुड़ी गलतियां हो। और सबसे बढ़कर ये उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस चाहता है, जिसे ये महसूस हो रहा है कि उसकी जिंदगी हालात या दूसरे लोगों के फैसलों से चल रही है, उसकी अपनी सोच से नहीं। और इसके उलट कौन है जो इस किताब को शायद गुस्से में कमरे के उस पार फेंक देगा? वो हर इंसान जो अपनी कमियों को देखने से डरता है, जो ये मानता है कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ वो दुनिया में है, उसके बॉस में है, उसके पार्टनर में है, लेकिन उसके अपने सोचने के तरीके में नहीं, जो आराम की तलाश में है, सच्चाई की नहीं। ऐसे इंसान के लिए ये किताब बहुत असहज होगी, क्योंकि ये हर उंगली उसी की तरफ मोड़ देगी। तो कुल मिलाकर ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, क्लियर थिंकिंग रातों रात आपकी जिंदगी नहीं बदल देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरी और बुनियादी चीज को बदलती है। ये आपके निर्णय लेने के तरीके को बदलती है। अच्छा। और जब आपके निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है तो धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बदल जाता है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी सेहत, आपकी मन की शांति, सब कुछ आखिर में आपके छोटे बड़े फैसलों का ही तो नतीजा है। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी बातचीत के अंत में आते हैं। एक अंतिम विचार जो हमारे श्रोताओं के साथ रह जाए। एक विचार जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। हमेशा याद रखें, आपका भविष्य उन बड़े फैसलों से नहीं बनता जो आप सोच समझ कर लेते हैं, बल्कि उन हजारों छोटे छोटे फैसलों से बनता है जिनके बारे में आपको एहसास तक नहीं होता कि आप उन्हें ले रहे हैं।